इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है। मेधर सेक्टर के मनकोट में पाकिस्तान की गोलाबारी, हिंदुस्तानी फौज दे रही है मुंह तोड़ जवाब। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की। मेधर सेक्टर के मनकोट में पाकिस्तान ने गोलाबारी की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से। हिंदुस्तानी फौज भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तानी फायरिंग का। पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है। मेधर सेक्टर के मनकोट में पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब दिया हिंदुस्तानी फौज ने। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है। मेधर सेक्टर के मनकोट में पाकिस्तान की गोलाबारी की खबर। हिंदुस्तानी फौज भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तानी फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी का। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंच गए हैं। उद्धव ठाकरे को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अहले खाना के साथ अयोध्या पहुंचे उद्धव ठाकरे रामलला के दर्शन करेंगे। इनके दौरे के खिलाफ एहतजाज में हिंदू महासभा ने काले झंडे दिखाने का ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे को सरजू नदी पर महाआरती करने की यूपी हुकूमत की जानिब से मंजूरी नहीं मिली है। इनकी आमद के पेश नज़र अयोध्या में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। सैकड़ों शिव सैनिक खुसूसी ट्रेन के जरिए पहले ही अयोध्या पहुंच चुके हैं। आज उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनला के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। अयोध्या, उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे पर बीजेपी ने नुक्ताचीनी की है। राम कदम का कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे ये दिखाने के लिए गए हैं कि वो हिंदुओं के मुद्दे पर वो कायम हैं, तो आवाम सब जानते हैं। उधर महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी लीडर और रियासत के वज़ीर अक़लियत नवाब मलिक का कहना है कि मजहब पर चलना सबका बुनियादी हक है। यदि कोई जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए तो उसका स्वागत है, पर महाराष्ट्र के नेता राम मंदिर अयोध्या में जा रहे हैं, उसका कारण कुछ और है कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना दल है वो पूरी तरह से हिंदुत्व को छोड़ चुकी है सत्ता के लालच में। अब सत्ता के लालच में हिंदुत्व को छोड़ दिया उन्होंने। गत 3 महीनों में महाराष्ट्र के जनता ने देखा है छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज का अवमान हो रहा है, शिवसेना चुप है। सावरकर जी का अवमान हो रहा है, शिवसेना चुप है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिन उदाहरणों के कारण शिवसेना का जो जनाधार था हिंदुत्व का, वह कहीं ना कहीं घटता जा रहा है। उनके कार्यकर्ता टूटते जा रहे हैं। तो फिर से एक बार ये जताने का प्रयास हो रहा है कि देखो हमने हिंदुत्व छोड़ा नहीं। तो हिंदुत्व जताने के लिए यदि कोई जाता है अयोध्या तो लोग उसका अर्थ क्या निकालना है निकालेंगे, पर यह दर्शन हेतु अगर कोई जा रहा है तो उसका स्वागत है। पर हमारे दल ने हिंदुत्व नहीं छोड़ा, यह दर्शाने के लिए अगर कोई जाता है तो लोग उसका क्या मतलब निकालना है लोग जानते हैं। और एनसीपी लीडर नवाब मलिक का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार संविधान ने दिया है कि वो अपना धर्म स्वीकार सकते हैं, पालन कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे जी अयोध्या जा रहे हैं, उनका मौलिक अधिकार है। और अब अयोध्या मस्जिद मंदिर कोई विवादित भूमि नहीं, इसलिए लोगों को सवाल नहीं उठाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ये कह रहे हैं कि हम अयोध्या उद्धव ठाकरे को आने नहीं देंगे, तो वो किसी धर्म के ठेकेदार नहीं, उन्हें समझना चाहिए हर व्यक्ति को धार्मिक आज़ादी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसका है कि वो कौन सा धर्म स्वीकारे, अपने ढंग से जीवन जिए। अगर बीजेपी को लगता है वही ठेकेदार हैं हिंदू धर्म के, हमें लगता है उनकी सोच गलत है। तो उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं अयोध्या, जहां पर वो रामलला के दर्शन करेंगे। उनके साथ अहले खाना भी हैं और शिव सैनिक बड़ी तादाद में पहले ही जो है अयोध्या पहुंच चुके हैं। लेकिन इस पर भी अब एक सियासत होने लगी है। हालांकि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, चूंकि वो एक रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं।
लेकिन अब सियासत हिंदू मुद्दे को लेकर हो रही है। क्या उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के इशू पर कायम हैं या उन्होंने छोड़ दिया है? क्या कोई शख्स सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चलाता है तो क्या वो हिंदुत्व पर है या नहीं, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। इस पर भी अब एक सियासत हो रही है। चूंकि सियासत मंदिर मस्जिद मामले पर भी हुई, लेकिन हिंदुस्तान में इस मुद्दे को भी नकार दिया गया है। अब कोई इशू नहीं रहा मंदिर मस्जिद का। अब उद्धव ठाकरे की इस आमद को लेकर भी हिंदुत्व के मुद्दे को एक बार फिर उछालने की कोशिश। देखना यह है कि किस तरह से आगे इनका स्वागत इस्तकबाल होता है अयोध्या में। यह भी बताया गया है कि सख्त सिक्योरिटी वहां पर कर दी गई है और सरजू नदी पर महाआरती करने की यूपी हुकूमत ने अभी मंजूरी नहीं दी है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे अयोध्या में अपने अहला खाना के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। कई शिव सैनिक पहले ही अयोध्या पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे निमेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। पूरी जानकारी के लिए बात करते हैं। निमेश, क्या जानकारी है? अयोध्या पहुंचे हैं, रामलला के दर्शन होंगे, लेकिन अब सवाल हिंदुत्व का हो रहा है। क्या इस दर्शन और हिंदुत्व के बीच क्यों जोड़ा जा रहा है इस पूरे मामले को? जी, आपको बता दूं कि शिवसेना हमेशा से हिंदुत्ववादी पार्टी रही है, जिसमें लगातार वो इस राम मंदिर मामले पर को कैश कराने पर लगी रही है। चाहे वो पिछला दौरा हो, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बाबरी विध्वंस में सबसे बड़ा योगदान शिवसेना का था, और फिर यहाँ पर अयोध्या आए थे तो उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा था, पहले मंदिर फिर सरकार का नारा दिया था। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में जो योगी सरकार है उसने पिछली बार की और इस बार की अपेक्षा तमाम सुविधाएं दी थी, लेकिन अब आज जो जब आए हैं और इस बार उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन है, तो उसको देखते हुए तमाम तरीके की कवायदे हैं। आज उनका 1 दिवसीय दौरा है, अभी अयोध्या पहुंच चुके हैं, अयोध्या में होटल में है और 3:30 पर वो पत्रकारों के साथ वार्ता करेंगे। वहां से फिर रामलला के दर्शन के लिए आएंगे। लगभग 4:30 बजे के आसपास वो यहाँ पहुंचेंगे और रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। उसके बाद वो फिर सीधे यहाँ से लखनऊ से फिर मुंबई के लिए रवाना होंगे। निवेश, सरजू नदी पर महाआरती की बात हो रही है, उसकी अभी मंजूरी नहीं मिली है। और नहीं, मंजूरी की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस की वजह से खुद उन्होंने इस बात को टाला है। जो काफी दिनों से इनका दौरा प्रस्तावित था, यहाँ पर संजय रावत उनके दूत काफी दिनों से यहाँ पर थे। इस दरमियान कोरोना वायरस चूंकि यहाँ फैला हुआ है, तमाम तरीके की वायरस है, तो इस वजह से थोड़ा अलर्ट के तौर पर, सावधानी के तौर पर उन्होंने खुद स्वतः शरयू आरती का कार्यक्रम निरस्त किया है। अब केवल रामलला का दर्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ से फिर दोबारा से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। पहले ही जो है कई शिव सैनिक ट्रेन के जरिए पहुंच चुके हैं अयोध्या, तो क्या इम्कान है कि वहां पर कोई सभा होगी उद्धव ठाकरे की, क्योंकि वहां के लोग भी होंगे और शिव सैनिक भी वहां पर कुछ होंगे, तो ये भी तो एक भीड़ ही होगी, इस भीड़ में वो आए हैं वहां पर। हेलो निमेश, आप मुझे सुन रहे हैं? तो निमेश को आवाज नहीं पहुंच रही। बहरहाल जिस तरह से उन्होंने कहा कि आज इनका जो प्रोग्राम है उद्धव ठाकरे का, साफ तौर पर निमेश के मुताबिक ये कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से वो नहीं चाहते कि ज़्यादा लोग जमा हो जाएं और इस तरह के मामला हो। एहतियात के तौर पर सरजू नदी पर आरती के प्रोग्राम को टाला गया है, तो मंजूरी का कोई मामला नहीं है, ये बात साफ हो गई है। बहरहाल आज शिवसेना जो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा हुआ करता था, अब उसी पर सवाल उठ रहा है। निमेश हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। निमेश के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। निमेश, जिस तरह से आपने कहा कि सरजू नदी पर जो आरती का मामला, एक तरह से वो मंजूरी का कोई मामला नहीं है, वो खुद इसको टाल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वहां पर उनके खिलाफ जो है हिंदू महासभा काले झंडे दिखाएगी, इस तरह की उनकी भी जो है कोशिश है। क्यों नकारा जा रहा है उद्धव ठाकरे को? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अयोध्या के जो संतों का एक तबका है, वो तपस्वी छावनी के महंत हैं, वो हैं, और हिंदूवादी महासभा के कार्यकर्ता हैं। ये सब केवल एक बात से नाराज हैं कि हिंदूवादी पार्टी की छवि बनाने वाली शिवसेना महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के समर्थन से उसने सरकार बने। इसको लेकर केवल यही एक विषय है जिसकी वजह से संत समाज का एक धड़ा इनका विरोध कर रहा है। साथ ही हिंदू महासभा भी इसी बात पर विरोध कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस को
सिरे से नकारते हैं अध्यक्ष और कांग्रेस के साथ इनके गठबंधन को लेकर शिवसेना की छवि को धूमिल मान रहे हैं। शिवसेना के हिंदूवादी संगठन था, हमेशा से शिवसेना के सबसे प्रबल दावेदार थे यहाँ के संत और हिंदू महासभा, लेकिन अब इस बार का जो चुनावी समीकरण था, जो महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल हुआ, जिसमें इस तरीके के गठजोड़ हुए कि सरकार बनी और कांग्रेस के सहयोग से शिवसेना सरकार बनी, उसको लेकर संत समाज नाराज है। देखिए, पिछली बार जब अयोध्या आए थे तो उस समय भी हिंदू महासभा, भाजपा के कार्यकर्ता और शिवसेना सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार जब अयोध्या का दौरा है तो इस बार का अयोध्या लगभग 2000 की संख्या में महाराष्ट्र से एक स्पेशल शिवसैनिकों की ट्रेन अयोध्या पहुंची है। वही शिवसैनिक हैं। यहाँ कोई किसी तरीके का उनका सरकार पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई है, कहीं कोई बॉर्डरेशन नहीं है जहां पर शिवसेना प्रमुख आएंगे, दर्शन करेंगे, दर्शन पूजन करके जहां जाना चाहेंगे जाएंगे। लेकिन फिलहाल केवल एक ही है कि संत समाज नाराज है और संत समाज की नाराजगी केवल इस वजह से है कि जो महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना का कांग्रेस से गठबंधन है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निमेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे निमेश। जैसा कि उन्होंने कहा कि सरजू नदी पर जो आरती का प्रोग्राम है वो कोरोना वायरस की वजह से वो नहीं चाहते कि हुजूम जमा हो जाए और उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यस बैंक के साबिक सीईओ राणा कपूर को तफ्तीश के लिए ईडी दफ्तर लाया गया। ईडी ने बीती रात भी राणा कपूर के घर पर छापा मारा था। ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम के तहत राणा कपूर के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। आपको बता दें कि आरबीआई ने राणा कपूर को अगस्त 2018 में सीईओ का ओहदा छोड़ने को कहा था। उन्हें 31 जनवरी 2019 को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था। तो यस बैंक का मामला, कई लोग परेशान हैं जिनके अकाउंट्स इस बैंक में हैं। जिस तरह से खबर में ये चीज़ बताई आपको हमने कि अगस्त 2018 में ही सीईओ का ओहदा छोड़ने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने 31 जनवरी 2019 को अपना ये ओहदा छोड़ा है। तो छापेमारी जारी है। ईडी जो है अपनी कार्रवाई कर रहा है। घर पर छापा मारा गया और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम के तहत राणा कपूर के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। तो बैंक के इस बंद होने को लेकर जिनके अकाउंट भी फिलहाल फ्रीज हैं, लोग पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसे में लोगों में एक डर और खौफ का माहौल है बैंकों को लेकर। खासकर इस तरह के बैंक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले जिस तरह से आ रहे हैं, महाराष्ट्र का एक बैंक और उसके बाद फिर ये यस बैंक का नंबर आया है, तो ऐसे में लोगों को कैसे भरोसा दिलाया जाए। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, ईडी अपनी तरफ छापे मार रही है। ईडी की तहकीकात एक तरफ जारी है। राणा कपूर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग का लेकर, और बीती रात भी राणा कपूर के घर पर छापा मारा गया था। सऊदी अरब में तख्ता पलट की साजिश नाकाम बना दी गई है। खबर रसा एजेंसी एएफपी के मुताबिक तख्ता पलट की साजिश में मुलविस होने के इल्जाम में जिन 3 शहजादों को हिरासत में लिया गया है, इनमें शाह सलमान का भाई अहमद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और शाह सलमान का भतीजा मोहम्मद बिन नायफ भी शामिल है। तो सऊदी अरब में तख्ता पलट की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। घर के ही लोगों को हिरासत में लिया गया। यानी खबर एजेंसी एएफपी के मुताबिक तख्ता पलट की साजिश में 3 शहजादों को हिरासत में लिया गया है। हमारे साथ कमर आगा साहब जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। कमर साहब, जिस तरह से सऊदी अरब में फिर एक बार सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्या रिएक्शन आप देंगे पहला इस पर? देखिए, ये वहां पे काफी समय से ये इस किस्म की कोशिशें चल रही थी जी, और एक बार कहा जाता है, पता नहीं कहाँ तक ये रिपोर्ट सही है, कि प्रिंस सुल्तान के ऊपर अटैक भी हुआ, सलमान के ऊपर अटैक भी हुआ था जी, लेकिन वो उसमें बच गए। और उसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें दिखाया गया है कि एक आध प्रिंस के ऊपर अटैक हुआ जी, उनको भी बचा लिया गया। सऊदी अरबिया में इस वक्त काफी उथल पुथल मची हुई है। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे 3 पावर सेंटर हैं और तीनों पावर सेंटर को प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान ने उनको बिल्कुल कमजोर कर दिया। एक तो वहाँ पे सबसे बड़ा फैमिली हाउस ऑफ सऊद जिसे कहते हैं जी, वो है, उसमें सारे भाई जो सब मिलके डिसीजन लेते थे, तय करते थे पॉलिसी, उसमें एक यूनिटी थी, वो यूनिटी खत्म हो गई है।
और अपने भाइयों को इन्हीं ने जेल में रखा और फिर बाद में छोड़ा भी। उस फैमिली के भी लोग उसके खिलाफ हैं, इनके खिलाफ हैं। दूसरा पावर सेंटर वहाँ के ऊपर जो है वो मजहबी उलमास का है, वहाबी उलमास का, जो जिनका अलायंस था हाउस ऑफ सऊद के साथ, यानी सऊद की फैमिली के साथ। बहुत से सैकड़ों उलमा जेल में हैं और उनको बिल्कुल वहाँ पे जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसको वो जेल भेज देते हैं। और तीसरा पावर सेंटर वहाँ पे है जी। वो है ट्राइबल लीडर्स, वो भी काफी नाराज हैं। उनकी लॉयलिटी थी अलग अलग प्रिंसेस के साथ और प्रिंस को लेके, उनमें भी खलफिशात मचा हुआ है। तो पूरे मुल्क में इस वक्त एक आदमी के पास सारी पावर आ गई है जी। और इंटेलिजेंस वाले भी, उनकी जो फौज है, इंटरनल फौज जो इंटरनल सिक्योरिटी देखती है, उसकी भी ज्यादातर ट्राइब्स के लोग हैं। और ये ट्राइब्स जो है अलग अलग प्रिंसों से जुड़े हुए हैं, कुछ की किंग अब्दुल्ला या उनके बेटे से जुड़े हुए हैं, कोई किसी के साथ है। तो वो हैं, ये कोशिशें जारी रहती हैं टाइम टू टाइम और अटेम्प्ट होते रहते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता। बिल्कुल कमर साहब, ये खबर ये भी है कि सऊदी काबीना में भी काफी रद्दोबदल आया है। सऊदी अरब तेल की गिरती कीमतों से एक तरफ परेशान है और अब ये ओहदे जो है शाह सलमान उन वजीरों को ही दे रहे हैं जो उनके करीबी हैं, जायद जिम्मेदारियों के साथ। तो क्या माना जाए कि एक तरह से जो काबीना में रद्दोबदल है कैबिनेट को लेकर, इसमें भी कुछ ना कुछ चल रहा है एक तरह से? ये सारी चीजें वो अपने पूरी जो काबीना है, जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, वो सब अपने खास ट्रस्टेड लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं जी। जो पुराने लोग हैं वो इसके खिलाफ हैं। हर जगह होता है, वहां भी वही हो रहा है, वो इसके खिलाफ है, उसके खिलाफ लड़। इस वक्त दो प्रॉब्लम है उनके साथ जो बहुत बड़ी है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि तेल की कीमतें, जिसका आपने जिक्र किया, बहुत कम हो गई हैं। दूसरी उनके साथ प्रॉब्लम ये है, यमन वार में खर्चा बेइंतहा हो रहा है जी। और वो वार खत्म होने का नाम नहीं ले रही और उसके चलते हुए तेल के ऊपर भी असर हुआ, क्योंकि दो बड़ी उनकी ऑयल इंस्टॉलेशन पे हुती जो ईरान बैक मिलिशिया ग्रुप है उसने अटैक करके उनको खत्म कर दिया। तेल का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है, 50% बंद हो गया है। हालांकि अभी उनके पास रिजर्व ऑयल से वो काम चला रहे हैं और दोबारा से ठीक भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि कीमतें कम होने की वजह से अखराजात बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो वो खर्चा पूरा करने के लिए ये सॉवरेन फंड का भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक करेंगे अपनी रिजर्व मनी का इस्तेमाल? सैलरीज बहुत कम हो गई हैं, फॉरेनर को हटा रहे हैं, लोकल लोगों को भी जॉब से हटा दिया गया है। लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, उनके पास जॉब नहीं है। तो मुल्क के अंदर आप जोर जबरदस्ती से बहुत वक्त तक काम नहीं चल पाएगा, इसलिए कि सऊदी अरबिया के लोग जो हैं वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आदी हो चुके हैं। वो अब उनको मुश्किलात आ रही हैं वहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं शाह सलमान को अंदाजा था कि घर के जो लोग हैं, भाई भतीजे वगैरह, ये साजिश चल रही। तो ऐसे में उन्होंने जिस तरह की वजारतों की तब्दीली की, 10 रोज पहले भी जो है 3 वजारतों को उन्होंने तश्कील दिया था, चाहे वो स्पोर्ट्स और सयाहत की बात हो या सरमाकारी के ओहदे को, वजारत को तश्कील दिया था, उसमें भी काफ़ी रद्दबदल के बाद हो सकता है ये कहीं ना कहीं घर के लोग इस पर नाराज हैं कि उन्हें घर के लोगों को वो देखना नहीं चाहते वजारत में। जी, मैंने पहले ही कहा था कि सबसे पहले तो घर ही के लोगों को, इन्होंने अपने भाइयों को अरेस्ट किया था, एक होटल के अंदर रखा था, फिर उनसे पैसे रखवाए गए, उनको बिल्कुल सारे भाई को बेदखल कर दिया गया, जो पावर स्ट्रक्चर थे उससे बिल्कुल बाहर निकाल दिए गए, उनकी बिजनेसेस बहुतों की जब्त हो गई, उसमें कुछ लोग मरे भी हैं, मारे भी गए हैं, कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की थी तो वो लोग भी एक आध हेलीकॉप्टर से जो भाग रहे थे उनका हेलीकॉप्टर को भी गिराया गया, उसमें मर गए। तो इस तरह की कोशिशें लगातार वहां पे चल रही हैं, इसलिए काफी वक्त से कोशिश की जा रही है। बिल्कुल खमर साहब, ये एक तरह से शाह सलमान पूरी कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं, सीधे तौर पर यही मैसेज निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया खमर साहब इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुंबई के क्राइम ब्रांच यूनिट 8 ने जहार गांव के इलाके में पैकेट के दूध में मिलावट करके फरोख्त करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा है। ये लोगों ने नामी कंपनियों से पैकेट वाला दूध लेकर पैकेट से अच्छा दूध निकालकर इसमें पानी मिलाकर दूध के पैकेट को दोबारा पैक करके अलग अलग मकामात पर बेचा करते थे, जैसे चाय की दुकान, रेस्टोरेंट और होटल्स में ये खराब दूध सप्लाई किया जाता था। सहार गांव मुंबई एरिया में कुछ लोग
दूध कंपनियों से दूध लेके उसमें वहाँ का पानी जो मानवीय शरीर के लिए अपायकारक है उसमें उसे मिलाते हैं और मिलावट दूध अलग अलग जगह पे मुंबई में अलग अलग होटल में बेचते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में 3 मार्च और 4 मार्च की रात में सुबह के वक्त में क्राइम ब्रांच 8 ने वहाँ पे रेड की आयोजन किया। रेड में 2 घर से इस तरह से अवैध कार्रवाई होने की बात पता चली, जिसमें 2 आरोपियों को हिरासत में लिया